आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और टॉपिक का नाम है आरसी सर्किट। आर फॉर रेजिस्टेंस और सी फॉर कैपेसिटेंस, यानी एक ऐसा सर्किट जिसमें एक रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटेंस लगा हो, और जाहिर सी बात है उसमें बैटरी भी लगा होगा। तो उसमें ये जो कैपेसिटेंस है, इस कैपेसिटेंस का हम लोग चार्जिंग और डिस्चार्जिंग डिस्कस करने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। जो टॉपिक आप लोगों को मिलेगा, जो बीएससी सेकेंड सेमेस्टर फिजिक्स का आपका पेपर है, थर्मल फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, तो इसका पार्ट बी जो है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, जिसका पूरा नाम है सर्किट फंडामेंटल्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, इसमें यूनिट नंबर 5 है डीसी एंड एसी सर्किट्स। इसी में आप यहां पे देखिए ये मेंशन है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर इन आरसी। यानी ये टॉपिक हम लोग दो पार्ट में इसको करके हम लोग पढ़ेंगे। आरसी सर्किट का पहले चार्जिंग और फिर डिस्चार्जिंग पढ़ेंगे। पूरा हम लोग इस सर्किट का एनालिसिस करने वाले हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम इस वीडियो को। तो यहाँ पे ये मैंने एक छोटा सा फ्लो चार्ट बनाया है ये समझाने के लिए कि आपको इसको कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग आज जो डिस्कस करेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर थ्रू आर। तो यहाँ पे पहले एक आप ये डायग्राम देख लीजिए अच्छे से। हेडिंग है चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर थ्रू आर, यानी आरसी सर्किट का चार्जिंग हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अब जो लोग कैपेसिटर और इसके एक्शन के बारे में नहीं जानते हैं वो लोग हमारा ये जो प्लेलिस्ट में जाइए, और वहां पे बीएससी सेकेंड सेमेस्टर का यूनिट 5 का जो प्लेलिस्ट बना हुआ है वहां पे दूसरा लेक्चर वहां पे देखिए। उसमें मैं इंडक्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर का जो बेसिक फंक्शन है उसके बारे में समझाया है। तब आपको ये टॉपिक और अच्छे से समझ में आएगा। ये वीडियो जितने भी हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे एकदम प्रॉपर अरेंज वे में, और इसके अलावा जो इससे कनेक्टेड वीडियो हैं जो आपको देखना है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो अब मैं शुरू करता हूं ये टॉपिक। तो यहाँ पे देखिए ये एक सर्किट आपको दिखाई दे रहा है। जितना मैं समझा रहा हूं बस उतना समझते चलिए, पूरा एक बार में देखने की जरूरत नहीं है। तो इस सर्किट में यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि एक रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध लगा हुआ है, और यहाँ पे एक कैपेसिटेंस लगा हुआ है, ठीक है, संधारित्र। और यहाँ पे आपको तीन यहाँ पे की दिखाई दे रहा है, पी और आर और एस, यानी यहाँ पे ये सर्किट इतने दूर में ब्रेक है, उसको कैसे जोड़ना है ये भी मैं समझा रहा हूं। और यहाँ पे एक बैटरी लगा हुआ है, और ये जो बैटरी है इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ये ई है, ठीक है। ई इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वैद्युत वाहक बल है, या कभी कभी मोटे मोटे तौर पे कह देते हैं बैटरी का वोल्टेज ई है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमें इसका चार्जिंग पढ़ना है। तो चार्जिंग करने के लिए हमें इस बैटरी वाले टर्मिनल P को हमें ये कैपेसिटेंस वाले टर्मिनल से जोड़ना होगा, यानी चार्जिंग के लिए हम P को S से जोड़ देंगे, और ये वाला टर्मिनल नहीं जुड़ेगा तो ये कटा है। तो आप इतने पार्ट को भूल जाइए। अब आपको ये जो सर्किट दिखाई दे रहा होगा वो यहां से ये चलेगा, ये बैटरी लगा है, ये रेजिस्टेंस और ये कैपेसिटेंस, ये इतना पार्ट जितना मैं घेरा हूं बस उतना ही आप लोग सर्किट देखिएगा। तो यहाँ पे होगा क्या कि जैसे ही आप P से S को जोड़ेंगे, ये यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल से यहां से ये करंट चला। अब चूंकि इसका चार्जिंग और डिस्चार्जिंग पढ़ेंगे तो कैपेसिटेंस का चार्जिंग और डिस्चार्जिंग चार्ज के टर्म्स में पढ़ा जाता है, आवेश के टर्म्स में। तो मान लेते हैं यहाँ पे ये करंट चला, तो करंट के साथ साथ जाहिर सी बात है आई आप लोग जानते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जो होता है वही करंट होता है। तो यहां से Q चार्ज चला और इस कैपेसिटर पे आके यहाँ पे चार्ज इकट्ठा होगा। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा इस कैपेसिटेंस के प्लेटों के अक्रॉस चार्ज इकट्ठा होता जाएगा, स्टोर होगा, और ये कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। धीरे धीरे समय बीतता जाएगा और ये कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज हो जाएगा। जब ये कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज हो जाएगा तो फिर इसमें से करंट धीरे धीरे कम होता जाएगा और करंट बहना बंद हो जाएगा। कहने का मतलब कि जब कैपेसिटर के अक्रॉस चार्जिंग होता है, जब कैपेसिटर के प्लेट पे चार्ज की मात्रा बढ़ती है तो उस दौरान सर्किट में करंट की मात्रा कम होती है, ठीक है। ये हम लोग मैथमेटिकल भी देखेंगे, इसका एक्सप्रेशन से समझेंगे कि कैसे इस सर्किट का एनालिसिस करने पे आप देखेंगे जो चार्ज का फंक्शन आएगा वो ये बताएगा कि कैपेसिटर पे जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा ये कैपेसिटर के प्लेट के अक्रॉस चार्ज की मात्रा बढ़ती जाएगी, यानी चार्जिंग का ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा। लेकिन जब यहां पे उसी चार्जिंग के दौरान, चूंकि ये चार्ज देखिए शुरू में ये चार्ज यहाँ पे इकट्ठा होते होते एक समय ऐसा आएगा कि ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा, और फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो यहाँ पे समय के साथ चार्ज का इकट्ठा होना बंद हो जाएगा। यानी आप देखिए कहीं ना कहीं I इक्वल टू जो dQ/dt है, यानी समय के साथ होने वाले चेंज के साथ dQ यानी डेल्टा Q यानी आवेश में कोई चेंज नहीं होगा। क्यों चेंज नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे फुल्ली ये चार्ज हो चुका है।
तो डेल्टा क्यू में जब कोई चेंज नहीं होगा समय के साथ, तो करंट क्या हो जाएगा, जीरो की तरफ अप्रोच होगा। यानी जब यह चार्ज होगा तो ये करंट डिक्लाइन करता है, लेकिन प्लेट पे चार्ज वो इस प्रकार से एक्सपोनेंशियली बढ़ता है। इसी ग्राफ को हम लोग मैथमेटिकली ड्रॉ करेंगे, इसका हम लोग डेरिवेशन निकालेंगे। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि हमको करना क्या है। तो अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर के अक्रॉस ये जब बैटरी को हम लोग जोड़ देंगे तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा। तो आप लोग फॉर्मूला एक जानते हैं, Q इक्वल टू सी वी, और यहाँ पे V इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई सी। यानी जब ये बैटरी इस सर्किट से जुड़ जाएगा तो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज जो डेवलप होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, वो Q बाई सी डेवलप होगा। और यही इसमें मान लीजिए इस सर्किट में धारा I बह रहा है और चार्ज बह रहा है Q, तो यहाँ पे पोटेंशियल डेवलप होगा Q बाई सी, और यहाँ पे इस I करंट के कारण यहाँ पे पोटेंशियल कितना डेवलप होगा, इस रेजिस्टेंस R के अक्रॉस V इक्वल टू आई आर। और ध्यान रहेगा I और Q में रिलेशन क्या होगा, I इक्वल टू होगा dQ बाई dt। T क्या है, T वो समय है जिस समय पे इस सर्किट में चार्ज Q फ्लो हो रहा है और करंट कितना I फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग एक सिंपल सा ओम का लॉ अप्लाई करेंगे। ये सेगमेंट आप ये नोट्स वाला देख लीजिएगा। फॉर चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर वी कनेक्ट P टू S, तो P से S तो कनेक्ट ही कर दिए हैं चार्जिंग के लिए। अब उसके बाद देखिए, इफ Q इज द चार्ज एट एनी टाइम T, यानी T समय में अगर चार्ज Q हो तो ओम का नियम लगाइए। अब ओम का नियम यहाँ पे देखिए लगाने का मैं एकदम सिंपल तरीका बताता हूं। मान लीजिए बैटरी का वोल्टेज है 10 वोल्ट, ये 10 वोल्ट यहां से चला, ये कैपेसिटर मान लीजिए 6 वोल्ट बैटरी का वोल्टेज 6 वोल्ट ये खा गया, मतलब ड्रॉप करा दिया, तो बचा हुआ 4 वोल्ट कौन खाएगा, ये खाएगा, ये यहाँ पे आके ड्रॉप कर जाएगा। तो सिंपल सा रिलेशन मिला कि 10 वोल्ट का जो बैटरी मैंने लगाया था 6 वोल्ट कैपेसिटर के क्रॉस ड्रॉप हो गया और 4 वोल्ट रेजिस्टेंस के क्रॉस। तो ये एक सिंपल सा एक रिलेशन बन गया। वही रिलेशन आप लोग बना दीजिए, E बराबर VC प्लस VR। तो यहां से ये क्या मिल जाएगा, यहाँ पे ये मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे ओम का नियम हम लगाएंगे तो E इज इक्वल टू VC प्लस VR। अब हम लोग ये पूरा इक्वेशन Q के टर्म्स में लाएंगे, चार्ज के टर्म्स में। तो VC बराबर वहां सर्किट में आपने देखा है वैल्यू था Q बाई सी, वो रख दीजिए, और VR इक्वल टू IR। अब मैंने बोला I इक्वल टू dQ बाई dt, तो I की जगह आप यहाँ dQ बाई dt कर लीजिए। अब हम लोग इस इक्वेशन को अरेंज करेंगे और Q और टाइम यानी चार्ज और टाइम में रिलेशन निकालेंगे कि समय के साथ कैपेसिटर के प्लेट पर चार्ज बढ़ रहा है कि घट रहा है। अगर बढ़ रहा है तो किस प्रकार से बढ़ रहा है, लीनियर बढ़ रहा है कि एक्सपोनेंशियल बढ़ रहा है, और अगर घट रहा है तो भी किस प्रकार से घट रहा है, लीनियर घट रहा है कि एक्सपोनेंशियल घट रहा है। यही हम लोग चेक करने के लिए ये पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो अब देखिए इसको हम लोग ये रीअरेंज करते हैं, इतने पार्ट को हमने यहाँ पे भेज दिया, और अब उसके बाद यहाँ पे आप देखिए ये बचा R dQ बाई dt। अब यहाँ पे एक काम करिए, इसको सिंपल आप सॉल्व करिए। ये देखिए ये सिंपल सा सॉल्यूशन यहाँ पे ये अरेंजमेंट है। फिर यहाँ से आप dt की वैल्यू निकालिए, dt को इधर भेजिए, बाकी सब दूसरी तरफ भेजिए। तो ये क्या हो जाएगा, CR dQ CE बाई CE माइनस Q, ये इतना dt का मान हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए CR इतना वाला फैक्टर हम लोग इसके बट्टे में लाते हैं, तो ये क्या बन जाएगा 1 बाई CR इंटू dt बराबर dQ बाई CE माइनस Q। अब हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो आप देखिए 1 बाई CR, ये C जो है ये तो कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट है, तो dt का इंटीग्रेशन सिंपल क्या हो जाएगा T। इसका इंटीग्रेशन यहाँ पे देखिए, ये समथिंग dx बाई x का केस बन रहा है, या मोर प्रिसाइसली मैं बोलूं तो ये कुछ ऐसा केस बन रहा है, dx बाई a माइनस x। यहाँ पे a क्या है, a कोई कांस्टेंट है। तो इसका आप लोग जानते हैं इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग, यहाँ पे बेस ई रहेगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे ई यहाँ पे छूट गया है, बेस ई कर लीजिएगा, लॉग सी माइनस क्यू। फिर ये जो इतना पार्ट है जिसके बटे में था, इसका 1 बाई में डिफरेंशिएशन भी तो होगा, तो सी भी कांस्टेंट और बैटरी का ईएमएफ ई भी कांस्टेंट, तो उसका वो 0 होगा, और माइनस यहाँ पे क्यू का डिफरेंशिएशन 1 माइनस, क्योंकि डी क्यू के ही सापेक्ष में तो हम लोग कर रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पे एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ए आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस a का वैल्यू निकालेंगे। तो a का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग इनिशियल कंडीशन यूज करेंगे। इनिशियल कंडीशन मतलब जब शुरू में जैसे ही मैंने सर्किट कनेक्ट किया था, जब समय 0 था, तो उस समय कैपेसिटर के प्लेट पे कितना चार्ज इकट्ठा था, तो आंसर होगा 0। क्योंकि यहाँ पे देखिए जैसे ही मैंने ये सर्किट शुरू में जब समय t बराबर 0 था और p को मैंने s से जोड़ा, जब t बराबर 0 था तो यहाँ पे थोड़ी कोई चार्ज था, यहाँ पे चार्ज तो 0 था। फिर जैसे जैसे समय बीतता गया और समय 0 से बढ़ के t हुआ, तो यहाँ पे कितना चार्ज इकट्ठा हो गया, यहाँ पे q चार्ज इकट्ठा हो गया।
ठीक है। तो इनिशियल कंडीशन तो यही कह रहा है कि जब यहाँ पे t बराबर 0 है तो उस समय चार्ज कितना है, चार्ज 0 है। तो इस कंडीशन को हम लोग ले जाके इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो पुट करेंगे तो t बराबर 0 रखिए, तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा। 0 बराबर माइनस लॉग बेस e, सी ई माइनस यहाँ पे t बराबर 0 पे q भी 0 है, तो ये q 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे a। तो यहाँ से आपको a का मान निकल जाएगा। a का मान जो आएगा वो क्या आ गया, log c इंटू ई। अब वापस इस मान को ले जाके इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा, एक ये अच्छा सा रिलेशन मिल गया। अब यहाँ पे देखिए ये अरेंज कर दीजिए, ये log a माइनस b का फॉर्मूला बन गया। तो आप जानते हैं log a माइनस b बराबर क्या होता है, log a बाई b। तो यहाँ से ये log a बाई b हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस log को हटाएंगे, तो log को जब आप इधर भेजेंगे तो ये पूरा का पूरा e के पावर में चला जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये इतना हो जाएगा सी माइनस क्यू बटे सी बराबर ई टू द पावर ये माइनस टी बाई सी आर, क्योंकि बेस इसका ई है। अब यहां से हम लोग इसको सिंपल सॉल्व करेंगे, ये भाग दे दीजिए, ये 1 माइनस क्यू बाई सी बराबर ई टू द पावर माइनस टी बाई सी आर हो जाएगा। अब यहां से आप क्यू बटे सी का मान निकालिए, ये इधर भेजिए और इसको आप इधर लाएंगे, तो देखिए ये 1 माइनस दिस बनेगा और ये बनेगा दिस। सिंपल सा आप ये कैलकुलेशन है, इसको आप लोग बाकायदा करके देख लीजिएगा। तो यहां से क्यू का मान निकाल लीजिए और ये मिल गया q इक्वल टू सी ई 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई सी आर। अब यहाँ पे सी ई क्या है, देखिए आप फॉर्मूला जानते हैं q इक्वल टू सी वी। अब अगर बैटरी का मैक्सिमम वोल्टेज, ये v का मान कितना हो सकता है, तो बैटरी का मैक्सिमम वोल्टेज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स तो वो E है, यानी जो मैक्सिमम चार्ज कैपेसिटर पे इकट्ठा हो सकता है वो कितना इकट्ठा हो सकता है, q इज इक्वल टू सी इंटू ई। तो इसी मैक्सिमम चार्ज को मैं Q नॉट बोल देता हूं, तो Q नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, C इंटू ई। ई बैटरी का मैक्सिमम वोल्टेज है, जिसे हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं, बैटरी का वैद्युत वाहक बल। तो V की जगह अगर C यानी V का मैक्सिमम मान अगर E हो जाएगा तो उस समय वो चार्ज मैक्सिमम होगा, क्योंकि E ही तो मैक्सिमम वोल्टेज है बैटरी का, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो चार्ज होगा वो मैक्सिमम चार्ज Q नॉट ले लेते हैं। तो यहां से एक बहुत अच्छा रिलेशन बन गया, Q इज इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई सी इंटू आर। और यही तो मुझे रिलेशन चाहिए था कि जो चार्ज Q है वो टाइम के सापेक्ष में कैसा बिहेव कर रहा है। तो आप साफ देख रहे हैं Q और टाइम के बीच में कैसा रिलेशन है, एक्सपोनेंशियल, समथिंग दिस टाइप का। हालांकि यहां 1 माइनस भी है, बट मैं ये कहना चाह रहा हूं कि चार्ज और टाइम के बीच में एक्सपोनेंशियल रिलेशन है। Q नॉट को मेंशन कर दीजिए, मैक्सिमम पॉसिबल चार्ज है ऑन कैपेसिटर, और E क्या है, EMF ऑफ बैटरी। अब मैं इसका ग्राफ बनाता हूं, तो इस ग्राफ को तो मैं पहले आपको सीधे ही समझा देता हूं। ये ग्राफ इस प्रकार से बन रहा है, ये देखिए मैं इसको चेक करूंगा। देखिए यहाँ पे x एक्सिस पे आप टाइम ले लीजिए और y एक्सिस पे आप चार्ज ले लीजिए। सवाल ये उठता है कि ये मैक्सिमम कितना चार्ज हो सकता है कैपेसिटर, तो मैक्सिमम चार्ज जा सकता है Q नॉट। तो एक मैक्सिमम चार्ज का लेवल Q नॉट बना दीजिए, इससे ज्यादा चार्ज कैपेसिटर पे इकट्ठा नहीं हो सकता। मान लीजिए जब समय 0 था, तो जब समय 0 था तो Q इज इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस ई टू द पावर, यहाँ पे T 0 रखेंगे तो ई टू द पावर 0 हो जाएगा। ई टू द पावर 0 का मान आएगा 1, तो Q इज इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस 1, और ये 1 माइनस 1 0, यानी Q बराबर 0। यानी जब समय 0 था तो चार्ज भी कैपेसिटर पे कितना था, 0। तो यहाँ पे देखिए ग्राफ क्या कह रहा है, ग्राफ बोल रहा है यहाँ पे देखिए जब समय 0 तो चार्ज भी 0। जैसे जैसे समय बढ़ेगा कैपेसिटर के प्लेट पे चार्ज बढ़ता जाएगा। मान लीजिए समय बढ़ते बढ़ते इनफाइनाइट हो गया, तो समय जब इनफाइनाइट रखेंगे तो अब इसको सॉल्व करिए। Q इज इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस ई टू द पावर, यहां पे आ जाएगा माइनस इनफाइनाइट। ये बटे में सी आर है तो वो तो कांस्टेंट ही होगा, उसको भी छोड़िए। तो ई टू द पावर माइनस इनफाइनाइट, अब ये हो जाएगा Q इज इक्वल टू Q नॉट, और ये 1 माइनस ई टू द पावर माइनस इनफाइनाइट को 1 बाई ई टू द पावर इनफाइनाइट लिख सकते हैं। और इसका मान कितना आ जाएगा, ये आएगा Q इज इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस 1 बाई ई टू द पावर इनफाइनाइट का मान इनफाइनाइट आएगा, और 1 बाई इनफाइनाइट का मान होता है 0, तो ये आ जाएगा Q इज इक्वल टू Q नॉट। यानी जैसे जैसे समय बीतता जाएगा और समय इनफाइनाइट के जब बराबर हो जाएगा तो कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज हो जाएगा और उसके ऊपर आवेश कितना इकट्ठा हो जाएगा, Q नॉट। इसीलिए आप देख पा रहे होंगे कि ये ग्राफ जो है जैसे जैसे समय बीत रहा है ये चार्ज बढ़ रहा है, लेकिन समय तो कभी इनफाइनाइट हो नहीं सकता। यानी जब समय इनफाइनाइट होगा तभी कैपेसिटर फुल्ली चार्ज होगा। यानी दूसरे शब्दों में कैपेसिटर पे कभी भी फुल्ली चार्ज हो ही नहीं सकता चार्ज Q नॉट। इसीलिए इस ग्राफ को पूरा टच मत कराइएगा, यहां डॉट डॉट करके छोड़ दीजिएगा, क्योंकि जब समय इनफाइनाइट जाएगा तभी Q बराबर Q नॉट को अप्रोच करेगा।
यानी जब कैपेसिटर मैक्सिमम चार्ज क्यू नॉट होगा उस समय टाइम इनफाइनाइट होगा, और इनफाइनाइट का टाइम रेंज आप ग्राफ पे दर्शा नहीं सकते। तो इस प्रकार से ये आप ग्राफ बना देंगे और इसको लिख दीजिएगा चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, और ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ है। ठीक है, मेरे ख्याल से इसमें आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग कुछ इसके इंपॉर्टेंट पैरामीटर डिस्कस करते हैं, और यही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आपके मिड टर्म में भी ये पूछा जाएगा, और जो एग्जाम खासकर अगर एमसीक्यू पैटर्न का एग्जाम हुआ तब तो आपका जो क्वेश्चन है वो यहीं से पूछा जाएगा। इसके अलावा एमसीक्यू पैटर्न में कभी कभी ये चार्जिंग का एक्सप्रेशन सीधे पूछ देगा, ये वाला एक्सप्रेशन चार्जिंग का। डिस्चार्जिंग का भी पूछेगा, तो डिस्चार्जिंग का जब डिस्कस करेंगे तो करेंगे, फिलहाल यहाँ चार्जिंग का डिस्कस कर रहे हैं। और क्या पूछ सकता है, हाँ जिनका रिटन पैटर्न पे एग्जाम होगा उसके लिए तो ये पूरा स्टेप बाय स्टेप सब करना है। जिसका एमसीक्यू पैटर्न पे होगा वो छोटे छोटे माइन्यूट चीजों को भी ध्यान रखेंगे। कुल मिला जुला के आपको अच्छे से पढ़ना है, बस आप चुप मार के अच्छे से पढ़िए नॉलेज के लिए। अब देखिए टाइम कांस्टेंट क्या होता है, तो किसी भी सर्किट का एक टाइम कांस्टेंट होता है। जब आपको एक होमवर्क दे रहे हैं, आप कैपेसिटेंस C इंटू रेजिस्टेंस R, इसको आप मूल मात्रक के टर्म्स में तोड़िएगा। ठीक है, इसको आप मूल मात्रक के टर्म्स में तोड़ते जाइए, तो आपको एक बाद में मिलेगा, पता चलेगा C इंटू R का जो डायमेंशन आएगा वो टाइम का डायमेंशन आता है। यानी C इंटू R का मात्रक सेकेंड ही आएगा और इसका डायमेंशन आएगा टाइम T। ये कहना क्या चाहता है, देखिए मान लीजिए किसी सर्किट में, आरसी सर्किट में आपने C बराबर कोई वैल्यू लिया, कोई माइक्रोफेरेड, मान लीजिए 200 माइक्रोफेरेड समथिंग कुछ वैल्यू ले लिया आपने, और R बराबर मान लीजिए 500 ओम का एक रेजिस्टेंस ले लिया। तो C इंटू R बराबर कुछ ना कुछ यहां पे आएगा, आप सॉल्व करिएगा, क्या आएगा मुझे नहीं पता, जो भी आएगा वो सेकेंड में आएगा। यानी ये जो सर्किट का जो आरसी सर्किट या CR सर्किट का C इंटू R निकालेंगे तो कुछ समय आएगा वो सेकेंड में आएगा। मान लीजिए कुछ सेकेंड आ गया, मुझे नहीं पता ये कैलकुलेशन कितना आएगा, आई डोंट नो। तो यहां पे मैं मान लीजिए 10 सेकेंड आ गया, ये ऊपर के कैलकुलेशन से जुड़ा हुआ नहीं है, बस मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि मान लीजिए किसी सर्किट के लिए C इंटू R 10 सेकेंड आ रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि उस सर्किट का टाइम कांस्टेंट है 10 सेकेंड। तो ये 10 सेकंड का मतलब क्या हुआ, इसी को मैं समझाने जा रहा हूं कि वो सर्किट 10 सेकंड बाद किस प्रकार से रिस्पॉन्स करेगा, उसका क्या मतलब होगा, वही आप इसमें समझेंगे। तो अच्छे से याद रखिएगा, मैंने आरसी का मान 10 सेकंड लिया है, अभी मैं समझाऊंगा थोड़ी देर में। फिलहाल ये सब आप लोग नोट कर लीजिएगा कि CR जो है वो टाइम कांस्टेंट होता है, जिसे कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट कहते हैं। इसका मात्रक सेकेंड होता है, इसका डायमेंशन होता है टाइम। अब मान लेते हैं लेट C इंटू R इक्वल टू लैम्डा, यही लैम्डा है टाइम कांस्टेंट, इसको मान लेते हैं। तो इक्वेशन में क्या चेंज आ जाएगा, इक्वेशन में चेंज आएगा Q इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाई लैम्डा। अब मैंने बोला कि लैम्डा समय में सर्किट कुछ रिस्पॉन्स करेगा, तो इसको चेक करने के लिए मान लेता हूं कि वो टाइम बराबर है CR बराबर है लैम्डा। तो जब t बराबर आप यहां लैम्डा रख देंगे तो देखिए ये माइनस लैम्डा और ये लैम्डा बटे लैम्डा, लैम्डा कट जाएगा, e टू द पावर माइनस 1 आएगा। e टू द पावर माइनस 1 बराबर हो जाएगा 1 बाई ई, और e का मान लगभग 2.7 होता है। तो जैसे ही आप रखेंगे आपको एक रिलेशन मिला Q इज इक्वल टू 0.63 इंटू Q नॉट। इसका मतलब आप समझिए कि जब सर्किट किसी आरसी सर्किट का टाइम उसके टाइम कांस्टेंट R इंटू C के बराबर हो जाता है, तो उस समय कैपेसिटर अपने मैक्सिमम चार्ज का 0.63 गुना चार्ज हो जाता है। एग्जाम्पल पे आइए, मैंने टाइम कांस्टेंट RC कितना आपको ऊपर बताया था, मान लीजिए 10 सेकेंड है। इसका मतलब उस सर्किट में जब आप जैसे ही बैटरी जोड़ेंगे तो 10 सेकेंड बाद वो सर्किट अपने मैक्सिमम चार्ज का 0.63 गुना चार्ज हो जाएगा। यानी कोई भी सर्किट अपने टाइम कांस्टेंट समय में अपने मैक्सिमम चार्ज का 63% तक चार्ज हो जाता है। यानी किसी सर्किट में, आरसी सर्किट में 0 से 63% तक चार्ज होने में जो समय वो सर्किट लेता है वही उस सर्किट का टाइम कांस्टेंट कहलाता है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। कभी कभी इसी को रफ फिगर में Q अप्रोक्सीमेटली 2/3 Q नॉट लिख देते हैं। समझ में आया? ठीक है, यानी मैक्सिमम मान लीजिए उस सर्किट को मैक्सिमम उसको फुल्ली चार्ज होना था 100 कूलाम चार्ज होना था, 100 कूलाम। तो वो अपने टाइम कांस्टेंट वाले समय में, यानी C इंटू R, यानी C इंटू R समय में
वो कितना चार्ज हो जाएगा, वो 63 कूलाम तक चार्ज हो जाएगा। यही उस टाइम कांस्टेंट का मतलब होता है। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा ना बन जाए इसलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नहीं समझ में आया तो आप रिवाइंड करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब यहां पे डिफाइन कर देते हैं, हेंस द टाइम कांस्टेंट लैम्डा ऑफ आरसी सर्किट इज द टाइम इन विच चार्ज क्यू ऑन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर इंक्रीजेस टू 2/3 यानी 63% ऑफ इट्स मैक्सिमम पॉसिबल चार्ज क्यू नॉट। कहने का मतलब किसी आरसी परिपथ का कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट यानी धारितीय समय नियतांक वह समय होता है जितने समय में आरसी परिपथ में वैद्युत आवेश अपने अधिकतम मान का 0.63 गुना यानी 63% तक चार्ज हो जाता है। यहां पे ये ग्राफ है, आपको दर्शाना है। तो ये देखिए टाइम मान लीजिए t बराबर लैम्डा समय पे, जब आप इस ग्राफ पे ये पॉइंट को y एक्सिस पे मिलाएंगे तो ये आएगा 0.63 इंटू क्यू नॉट। मैक्सिमम क्यू नॉट का 0.63 गुना चार्ज हो जाएगा कितने समय में, अपने टाइम कांस्टेंट लैम्डा समय में। मैक्स ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। कभी कभी यही ग्राफ क्यू बटे क्यू नॉट में बना दिया जाता है, तो ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को LR सर्किट में बताया था ये ग्राफ कैसे चेंज होता है। जब आप Q बाई क्यू नॉट वाई एक्सिस पे लेंगे तो यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट 1 हो जाएगा और ये T बराबर लैम्डा पे यहाँ पे केवल 0.63 आएगा। ठीक, ये आपको समझ में अब तक आ जाना चाहिए। अगर आप इसके रेगुलर इसको वॉच करते हैं मेरे वीडियोस को तो समझ जाएंगे। अब यहाँ पे हम लोग निकालेंगे रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ चार्ज, यानी जो कैपेसिटर है उसके प्लेट पर रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ चार्ज यानी समय के साथ चार्ज किस गति से बढ़ रहा है, यानी dq बाई dt का मान निकालना है। dq बाई dt का मतलब, dt मतलब समय में होने वाले चेंज के साथ चार्ज में होने वाला चेंज किस प्रकार हो रहा है, तेजी से हो रहा है, धीमे हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस फैक्टर पर निर्भर करेगा, यही हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप जानते हैं Q इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई लैम्डा आया था। अब मैंने बताया dq बाई dt निकालना है तो इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिए टाइम के सापेक्ष में। तो dq बाई dt इक्वल टू क्यू नॉट तो कांस्टेंट है, ये तो डिफरेंशिएट नहीं होगा, 1 का डिफरेंशिएशन 0, e टू द पावर माइनस टी बाई लैम्डा का वही होगा एक बार। फिर उसके बाद इतने ये जो पावर में है इसका डिफरेंशिएशन करेंगे टाइम के सापेक्ष में तो -1 बाई लैम्डा आएगा। इसको रीअरेंज कर दीजिए, रीअरेंज करने पर आपको ये मिल गया dq बाई dt इक्वल टू क्यू नॉट बाई लैम्डा e टू द पावर माइनस टी बाई लैम्डा। अब इसके सारे फॉर्म्स लिख लीजिए, कौन सा फॉर्म एग्जाम में पूछेगा आप भी नहीं जानते। तो यहाँ पे देखिए ये क्यू नॉट बाई लैम्डा ई टू द पावर माइनस टी बाई लैम्डा, ये तो वही है। लैम्डा बराबर क्या है, लैम्डा टाइम कांस्टेंट होता है जिसका मान होता है c इंटू आर या r इंटू सी, चाहे जो दोनों लिखिए, गुणा करने से कोई मतलब नहीं है, चाहे c इंटू आर करिए चाहे r इंटू सी, मान तो सेम आएगा। तो यहाँ पे ये मान रख दीजिए लैम्डा का, यहाँ भी रख दीजिए, यहाँ पे एक इक्वेशन ये याद रखिए। एक ये इक्वेशन एक बार एग्जाम में पूछा था, इसको कैसे निकालेंगे देखिए, आप इतने का मान रिप्लेस कर दीजिए। कैसे रिप्लेस करेंगे, यहाँ पे देखिए Q इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई लैम्डा है, यहाँ पे आपको मान निकालना है Q इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाई लैम्डा। तो ये Q का गुणा कर दीजिए ब्रैकेट में, तो यहाँ पे ये देखिए ये Q नॉट दोनों में चला जाएगा, इतने का मान आप निकालिए, यानी इसको इधर भेजिए। तो यहाँ पे जब ये इधर आएगा और ये Q उधर जाएगा तो ये क्या बन गया, Q नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई लैम्डा इक्वल टू Q नॉट माइनस Q। अब क्या करिए, ये इतना मान को आप लोग यहाँ पे ले जाके पुट कर देंगे, तो ये इतना मान जैसे पुट करेंगे Q नॉट माइनस Q आ जाएगा। Q नॉट क्या है, मैक्सिमम पॉसिबल चार्ज है। Q क्या है, Q चार्ज है एट टाइम t, कोई भी आर्बिट्रेरी टाइम t पे कितना चार्ज कैपेसिटर पे इकट्ठा हुआ वो है। अब आपको यहां से एक समझ में आया कि रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ चार्ज किस पे निर्भर कर रहा है, वो टाइम कांस्टेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर किसी सर्किट का टाइम कांस्टेंट लैम्डा इक्वल टू r इंटू सी अगर ज्यादा है, कैसे ज्यादा होगा, अगर किसी सर्किट में R का मान बहुत ज्यादा है और C का भी मान बहुत ज्यादा है तो उसका टाइम कांस्टेंट बहुत ज्यादा होगा। अगर टाइम कांस्टेंट ज्यादा हुआ तो उसमें चार्ज का ग्रोथ धीरे धीरे होगा, यानी वो सर्किट वो कैपेसिटर धीरे धीरे चार्ज होगा। अगर टाइम कांस्टेंट कम है किसी सर्किट का, कम होने के लिए रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, कैपेसिटेंस कम होना चाहिए। जब ये कम होगा तो ये लैम्डा कम हो जाएगा, लैम्डा कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिक dq बाई dt यानी रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ चार्ज जो है, चार्जिंग का जो दर है, जो चार्जिंग का जो रेट है वो बढ़ जाएगा, यानी वो सर्किट बहुत ही तेजी से चार्ज होगा। तो यही मैंने यहां पे लिख दिया है, इफ लैम्डा इज हाई देन रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ चार्ज इज स्लो। तो मैं इसका एक कंपैरेटिव ग्राफ बना देता हूं। यहां पे ये 3 ग्राफ मैंने बनाया है। अब देखिए कौन सा ग्राफ समय के साथ किस ग्राफ में तेजी से चार्ज बढ़ रहा है। ये वाला ग्राफ देखिए, जैसे जैसे समय बीत रहा है तेजी से ये चार्ज हो रहा है, ये वाला थोड़ा स्लो चार्ज हो रहा है और ये ग्राफ सबसे स्लो चार्ज हो रहा है। तो मान लेते हैं ये पहले ग्राफ का टाइम कांस्टेंट लैम्डा 1 है, दूसरे का लैम्डा 2 और तीसरे का लैम्डा 3।
तो अब देखिए जिसका चार्जिंग तेजी से हो रहा होगा उसका टाइम कांस्टेंट क्या होगा, कम होगा। तो लैम्डा 3 का मान सबसे कम होगा, जबकि जिसका चार्जिंग धीरे धीरे हो रहा है उसका टाइम कांस्टेंट ज्यादा होगा, क्योंकि इनवर्सली रिलेशन होता है। इसका आप स्लोप निकालिए इस ग्राफ का। मान लीजिए इस पर्टिकुलर ये 3 पॉइंट में ये एक लाइन ले लिया। अब इस लाइन पे 3 पॉइंट ले लीजिए तीनों ग्राफ पे, एक यहां पे, एक यहां पे और एक यहां पे। जरा तीनों पॉइंट पे स्लोप निकालिए। इसका स्लोप ये हो गया, इसका स्लोप ये हो गया और इसका स्लोप ये हो गया। आप पाएंगे कि सबसे ज्यादा स्लोप किस ग्राफ का है, ये लैम्डा 3 वाले का। तो स्लोप इसका ज्यादा है, इसका मतलब dq/dt यानी रेट ऑफ ग्रोथ ज्यादा है। तो रेट ऑफ ग्रोथ ज्यादा है तो ऑटोमेटिक टाइम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए। इसका स्लोप क्या है, कम है। यहां पे देखिए स्लोप यहाँ पे y एक्सिस यानी dq और x एक्सिस पे चेंज यानी dt। तो स्लोप कम होने का मतलब dq/dt कम होना, dq/dt कम होने का मतलब रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ चार्ज कम होना, यानी dq/dt कम हुआ तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/λ होता है, तो लैम्डा ऑटोमेटिक ज्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब लैम्डा 1 यहां पे ज्यादा होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये ग्राफ अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो एक दो बार रिवाइंड करके देखिए। एक चीज इसमें और आपको पढ़ना है, ये तो चार्ज का वेरिएशन हुआ। कभी कभी बोलता है आरसी सर्किट में करंट का वेरिएशन कैसा होगा, यानी जिस दौरान कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, कैपेसिटर पे ये चार्जिंग का ग्राफ बन रहा है, उस दौरान करंट भी उस सर्किट में बढ़ेगा कि घटेगा। यानी जब आरसी सर्किट में कैपेसिटर पे चार्ज बढ़ रहा है, उसका चार्जिंग हो रहा है, तो उस दौरान उस सर्किट में करंट बढ़ रहा है कि घट रहा है, इसी को हमें डिस्कस करना है। तो कैसे करेंगे, तो आई का रिलेशन निकालते हैं। देखिए ये आप जानते हैं करंट क्या होता है, आई इक्वल टू होता है dq/dt। अब Q का मान आप लोग अभी अभी यहां पे जान रहे हैं, आया है। Q का मान रख दीजिए, Q0 1 - e⁻ t/RC। इसको आप डिफरेंशिएट करिए टाइम के सापेक्ष में, तो डिफरेंशिएशन आई होप आपको आता होगा, मैं इसमें नहीं उलझने वाला। तो इसका देखिए Q0 तो बाहर निकल जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा नहीं। 1 का डिफरेंशिएशन आप लोग अगेन जानते हैं क्या होगा, 0। और इसका डिफरेंशिएशन ये माइनस के साथ होगा, तो ये माइनस वाला यहाँ पे रह गया। फिर इसके पावर का डिफरेंशिएशन यहाँ होगा, तो ये -1/CR आएगा टाइम के सापेक्ष में। इसको आप लोग बाकायदा करिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए इसको रीअरेंज करिए, तो ये Q0 बाई यहाँ पे CR e⁻ t/CR, ये हो जाएगा Q0 बटे ये CR का मान आप लैम्डा रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे ये एक रिलेशन मिल गया। पिछले ही वीडियो में मैंने बताया था Q0 e⁻ t/λ का मान कितना आया था, Q0 - Q, जिसका मैंने यहाँ पे ये रिलेशन भी ड्रॉ किया। ये अभी अभी मैंने इसी वीडियो में बताया है, तो अब मैं दोबारा नहीं बताऊंगा इसको। यहां से ये आपको रिलेशन मिल गया आई का। तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये तो आपको एग्जाम के लिए डायरेक्ट पूछेगा। एक बार फिर से इसी इक्वेशन पे आइए। देखिए आई बराबर ये क्या है, Q0 बटे CR e⁻ t/CR। CR क्या है, लैम्डा है। अब कभी कभी एक रिलेशन ये इसमें भी पूछता है, आप यहाँ पे Q0 का मान मैक्सिमम CE रख दीजिए, तो C से C कट जाएगा। एक रिलेशन यहाँ पे और आपको मिल गया, इसको भी याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछ सकता है। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिला, यहाँ पे आपको देखने को मिला कि जो करंट का रिलेशन टाइम के साथ है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है e⁻t के साथ, जबकि चार्ज में ऐसा नहीं था। चार्ज जो था वो Q इज ए प्रोपोर्शनल टू e⁻, यहाँ पे 1 माइनस था, 1 - e⁻t यहां पे था। तो इसमें और इस ग्राफ में अंतर हो जाएगा, यानी यहां पे टाइम के सापेक्ष में करंट सीधे घट रहा है, क्योंकि यहां पे 1 आ गया है। तो अब यहां पे ये घट नहीं रहा है, टाइम के साथ यहां पे चार्ज बढ़ रहा है एक्चुअल में। यानी ये ग्राफ जब आप बनाएंगे इसका, तो ये सीधे बता रहा है कि टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे करंट सर्किट में कम होगा। ठीक है, मैक्सिमम करंट कितना बढ़ सकता है सर्किट में, मान लीजिए I0 बढ़ सकता है। I0 क्या है, ये LR वाले सर्किट में भी मैंने बताया था। ये मैक्सिमम बैटरी का वोल्टेज कितना हो सकता है, E। रेजिस्टेंस कितना है, R। तो मैक्सिमम करंट होने के लिए मान लीजिए कैपेसिटेंस है ही नहीं सर्किट में, तो V = IR यानी E = I × R, और उस दौरान जो I होगा वो मैक्सिमम होगा, उसको मैं I0 लिख देता हूं। ये तो आप लोग जानते ही हैं। तो इस ग्राफ को जब आप बनाएंगे तो ये ग्राफ कह रहा है जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे करंट क्या होगा, कम होगा। जैसे देखिए यहाँ पे समय आप 0 रखिए, तो e⁻0 का मान आएगा 1 और I = I0 हो जाएगा। यानी जब समय 0 है तो उस समय करंट मैक्सिमम कैपेसिटर पे कितना है, I0। जैसे जैसे ये समय बीतता जाएगा कैपेसिटर के चार्जिंग के दौरान करंट घटता जाएगा, और जब समय इनफाइनाइट हो जाएगा तो यहाँ पे आप रखेंगे तो ये आएगा I = I0 e⁻∞। इसको आप लोग लिखेंगे I0 बटे e⁻∞, और e⁻∞ का मान आएगा इनफाइनाइट, यानी I0 बटे इनफाइनाइट, और इसका मान हो जाएगा 0।
आई नॉट बाई इनफाइनाइट का मान, यानी जैसे जैसे समय इनफाइनाइट की ओर जाएगा करंट क्या हो जाएगा, जीरो, उस सर्किट में जीरो हो जाएगा। यानी जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो उस दौरान सर्किट में करंट एकदम मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने इस लेक्चर के एकदम शुरू में भी आपको समझाया था। यानी एक ही साथ आपको समझना है तो ये समझिए। एक बार मैं फिर से सर्किट के पास जाता हूं और आपको समझा देता हूं एक साथ दोनों चीज कि देखिए, यहां से मैंने इसको P से S को जोड़ा और ये चार्ज और करंट यहां पे चलना शुरू किया। जैसे जैसे यहां पे कैपेसिटर पे चार्ज बढ़ेगा तो इसका चार्जिंग का ग्राफ इस प्रकार से बढ़ेगा, यानी कैपेसिटर पे चार्ज बढ़ रहा है। धीरे धीरे यहाँ पे चार्ज इकट्ठा होता जाएगा, चार्ज इकट्ठा होता जाएगा, और चार्ज यहाँ पे एकदम पूरी तरह से जब इकट्ठा हो जाएगा तो अब समय के साथ होने वाला चार्ज में परिवर्तन नहीं हो रहा है, यानी समय बीतता जा रहा है पर यहाँ पे चार्ज बढ़ ही नहीं रहा है। तो आई बराबर क्या होता है, dq बाई dt, यानी dt यानी समय बीतता जा रहा है लेकिन डेल्टा क्यू में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, यानी करंट अगर परिवर्तन हो भी रहा है तो कम हो रहा है, क्योंकि चार्ज धीरे धीरे इकट्ठा होता जाएगा पूरी तरह से। जब ये चार्ज हो जाएगा तो फिर अब इस पे चार्ज है ही नहीं, यानी समय बीतता जा रहा है, dq का मान जीरो की ओर जा रहा है, यानी करंट क्या हो रहा है, घट रहा है। यानी जब कैपेसिटर के प्लेट पर चार्ज बढ़ रहा था, चार्जिंग हो रहा था, उस दौरान सर्किट में करंट क्या होगा, कम होगा। ठीक है, यहां से ये इसका आपको दोनों एक चीज याद रखिएगा, ये थोड़ा सा रिवर्स उल्टा रिलेशन है। कैपेसिटर पे चार्ज बढ़ रहा है लेकिन उसी दौरान सर्किट में करंट कम हो रहा है। जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा, आइडियली अगर कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाए तो करंट इसमें सर्किट में जीरो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि करंट जो होता है वो चार्ज के परिवर्तन की दर होता है, I इज इक्वल टू dq बाई dt होता है, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, यानी डेल्टा टी यानी समय में होने वाले परिवर्तन के साथ जब तक इस कैपेसिटर के प्लेट पे चार्ज में परिवर्तन नहीं होगा तब तक करंट नहीं मिलेगा। शुरू में मान लीजिए चार्ज यहाँ पे 1 कूलाम इकट्ठा हुआ, फिर समय, अच्छा इसको आपको डाटा से समझाते हैं, बहुत अच्छा समझेंगे। ठीक है, एक बार डाटा समझिए। मान लीजिए शुरू में समय क्या था, जीरो था, तो यहाँ पे चार्ज भी कितना था, जीरो। समय बढ़ के मान लीजिए 1 सेकेंड हुआ, तो मान लीजिए इस पे चार्ज इकट्ठा हो गया 10 कूलाम। फिर समय t बराबर मान लीजिए 2 सेकंड हो गया, तो 2 सेकंड में इस पे चार्ज मान लीजिए इकट्ठा हो गया 50 कूलाम। तो यानी डेल्टा टी का मतलब हुआ, डेल्टा टी यानी 2 माइनस 1, यानी डेल्टा टी 1 सेकंड में कितना चार्ज का परिवर्तन हुआ। तो डेल्टा क्यू का मान आप निकालेंगे तो यहाँ पे डेल्टा क्यू का मान आ जाएगा 50 माइनस 10 यानी 40। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू बराबर मतलब 40 बटे ये सेकंड टाइम ये, तो ये आपको करंट मिला। मान लीजिए समय बढ़ते बढ़ते बहुत ज्यादा हो गया, समय बढ़ते बढ़ते मान लीजिए यहाँ पे 50, मान लीजिए 50 नहीं, मान लीजिए यहाँ पे 60 सेकंड हो गया। अब 60वें सेकंड पे मान लीजिए 60वें सेकंड पे इसके ऊपर मैक्सिमम चार्ज हो गया था 99 कूलाम, और 61वें सेकंड पे मान लीजिए इसके ऊपर चार्ज हो गया 100 कूलाम। तो अब देखिए डेल्टा टी यानी एक ही सेकंड के परिवर्तन में अब कितना इसके ऊपर चार्ज का परिवर्तन हुआ, 100 कूलाम माइनस 99 यानी 1/1, यानी करंट घट के कितना हो गया, 1। शुरू में करंट क्या था 1। अब मान लीजिए इस पे फुल्ली चार्ज हो गया 100 कूलाम, अब समय 61 से बढ़ के मान लीजिए 62 सेकंड हो गया। अब यहाँ पे डेल्टा टी बराबर 1 सेकंड है, लेकिन इस दौरान डेल्टा क्यू कितना हो गया, 100 माइनस 100 जीरो, यानी करंट क्या हो गया, जीरो। यानी समय जैसे जैसे बीतता जाता है करंट जीरो हो जाएगा, क्योंकि चार्ज रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विथ टाइम ये घटता जाता है और वो जीरो के करीब पहुंचता जाता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये आपको बहुत अच्छे में समझ में आ गया होगा। वीडियो हालांकि लंबा हो गया, फिर भी मैंने आपको इसमें बहुत अच्छे से समझाया है। अब इसका डिस्चार्जिंग हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।